रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये प्रोग्राम आपको जैसे कि मालूम है हर ट्यूसडे को वीनस टीवी पे शाम 6 से 7 बजे के दरमियान होता है। हम लाइव आपकी कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म के कानूनी मसले दरपेश है यूके में, आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइड करें। नाज़रीन, चंद बातें जो कि हमेशा रिपीट करता हूं, उनको करने से पहले मैं ये भी बताता चलूं कि पिछले हफ्ते जो रेफरेंडम हुआ है ब्रेग्जिट की, हम थोड़ी उसकी भी बात करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी यूरोपियन यूनियन के रेफरेंडम के हवाले से। उस वक्त तक रेफरेंडम नहीं हुआ था, अब जो है वो रेफरेंडम हो चुका हुआ है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि रेफरेंडम में जो लीव जो था कि हमें यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहिए, जो कि ब्रेग्जिट के नाम से कैंपेन थी, तो वो जीत गई। और अब काफ़ी हमें क्लाइंट्स के भी जो है वो अक्सर उस दिन से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि यूरोपियंस हैं या यूरोपियन फैमिली मेम्बर हैं, और वो इस चीज़ से वो डर रहे हैं कि जी हमारे वीज़े को तो कुछ नहीं हो जाएगा या क्या होगा। तो उस सिलसिले में थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा था, और वो ये कि पहली बात तो ये है कि इट्स टू अर्ली। अभी रेफरेंडम को हुए तकरीबन 3-4 दिन ही हुए हैं, और अभी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यूरोपियन यूनियन को, उनको ख़ुद भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है और किस तरह सारी चीज़ को टैकल करना है इन्होंने। और जैसा कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं यूके में, उनको पता है कि जो कंजर्वेटिव वगैरह का और लेबर वगैरह के मसाइल भी बने हुए हैं, तो अभी सारा कुछ जो है वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। लेकिन जो मेरी अपनी, जो मेरे अगर यूरोपियन रेजिडेंट को हम देखें, तो ऑल्दो कि अभी रेफरेंडम में डिसाइड हुआ है कि यूके जो है वो उसको बाहर निकलना चाहिए या निकले, तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शायद बस वो रेफरेंडम में डिसाइड हो गया तो हम बाहर आ गए हुए हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है कि जिसकी वजह से, मतलब अगर ये रेफरेंडम की वजह से गवर्नमेंट जो है यूरोपियन यूनियन को कहती है कि जी हमने बाहर निकलना है, तो उसमें इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। उसके और क्या फिर यूके की ट्रेड डील्स होती हैं, क्या इकोनॉमिक डील्स होती हैं, वो सारा वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल बहरहाल अभी करंट सिचुएशन है वो यही है कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन का फुल मेंबर है, और अगर निकलता भी है तो उसको भी मेरे हिसाब से चंद साल लगेंगे। तो अगर उसको चंद साल लगते हैं तो जो EU रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, या EU नेशनल्स हैं यहाँ पे, या EU फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे, तो उनकी पोजीशन अभी फ़िलहाल तो वही चलेगी जो है। उनको किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, मेरे हिसाब से कम चंद साल लगेंगे कि यूके EU से जो है वो बाहर निकले। अगर एक मरतबा वो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो एग्ज़िट का, तो पहली बात तो ये है कि इस हवाले से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि जब वो निकल भी आता है यूके, तो मेरे हिसाब से तकरीबन 3 मिलियन के करीब कहा जाता है कि EU सिटीजन्स जो हैं वो यूके में हैं, और अराउंड 2 मिलियन या उससे थोड़े से ज़्यादा जो हैं वो यूरोप में ब्रिटिश हैं, एक्सपर्ट्स। तो अगर जो है यूके निकल भी आता है बाहर, जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाता है, तो मेरे ख़्याल में ज़रूर कोई ऐसी डील होगी यूके की और यूरोपियन यूनियन के दरमियान में, कि जिसमें जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग हैं यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन सिटीज़न जो हैं, उनको यहाँ पे उन्हीं टर्म्स में रहने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल मेरा ये सारी बात करने का मकसद ये था कि वो नाज़रीन, वो लोग जो इस वजह से डरे हुए हैं कि जी हम कि वो यूरोपियन यूनियन सिटीज़न है, उससे रिलेटेड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कि हमारे क्या होगा, तो उनको किसी किस्म के मेरे हिसाब से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ़ कोर्स वक्तन फ़वक्तन इस सिलसिले में जो अपडेट्स आती रहेंगी वो भी हम वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम में बताते रहेंगे।
लेकिन एट द मोमेंट इट्स टू अर्ली। अभी क्या अरेंजमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की यू के साथ या किस तरफ मामला जाते हैं तो वो तो वक्त ही बताएगा। अभी सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं कि रेफरेंडम हुआ है। तो ये तो हुआ ब्रेग्जिट के हवाले से कुछ बात। फ़िलहाल किसी को कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इस हवाले से। अब हम इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ अपने टेलीफोन कॉल से करेंगे। बस चंद बातें मैं ज़रूर रिपीट करूँगा कि जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराए मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। अपना सवाल मुख्तसर एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होगी हर प्रोग्राम की तरह कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हम ले सकें। और मुझसे बात करने के बाद इस प्रोग्राम में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी अपने केस से रिलेटेड कोई नेक्स्ट स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके डिटेल में किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें ताकि मुझे क्योंकि मुझे प्रोग्राम इजाज़त नहीं देता कि मैं डिटेल में आपका प्रोग्राम और वक्त इजाज़त नहीं देता कि डिटेल में आपसे आपका केस डिस्कस कर सकूं। तो इसलिए बग़ैर किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए बेहतर यही होता है कि मुझसे बात करने के बाद किसी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। तो नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी जाकिर साहब मोहम्मद बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ILR अप्लाई किया था विंडो पे। अच्छा जी जी। वो हमें ग्रांटेड हो गया। चलें मुबारक हो आपको। हाँ तो 3 साल की हमें डिस्कशनरी मिली थी। अच्छा तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा बॉर्न हुआ था। बेटा आपका यहाँ पे पैदा हुआ था? हाँ जी वो इज 7 years old। जी जी। तो उसका हम क्या वो उसको रजिस्ट्रेट करा सकते हैं? जी बिल्कुल आप उसको बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मैं टीवी पे सुनता हूँ। जी ठीक है ठीक है। जी आप जो कॉलर थे हमारे साथ आप अगर सुन रहे हैं तो अगर आपको ILR मिल चुका हुआ है और बेटा आपका यहाँ पे पैदा हुआ था ब्रिटिश बॉर्न है तो उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं डायरेक्टली एज ब्रिटिश सिटीज़न। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं आसिम बात कर रहा हूँ बेसर से। जाकिर साहब। जी आसिम साहब कैसे हैं? ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह। ऐसा था मेरे डैड को छोटे भाई ने स्पॉन्सर किया था तो उनका पहला रिफ्यूजल हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा अप्लाई किया। उसमें छोटे भाई ने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए जो उन्होंने कहा कि जी आपकी फाइनेंशियल सोशल वहाँ पे नहीं शो हो रहे। तो उन्होंने फिर अप्लाई किया। फिर रिफ्यूजल हो गया। पहले रिफ्यूजल में उन्होंने पूछा नहीं क्योंकि मैं भी यही हूँ। अभी मेरा स्टेटस नहीं हुआ, मेरा केस चल रहा है तो उन्होंने मेरा जिक्र नहीं किया। पहले रिफ्यूजल में इस बात को उन्होंने नहीं लिखा और जब दोबारा रिफ्यूजल दिया उन्होंने तो इस बात को लिख दिया जी आपका बेटा और फैमिली वहाँ पे होती है तो आपने ये झूठ बोला है और 10 साल की पाबंदी लगा दी। एक ही जगह पे अप्लाई हुआ है और 2 बंदों का डिफरेंट डिसीजन आया। तो इस मामले में क्या करना चाहिए? नहीं तो आप अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके फादर ने क्यों आपका डिस्क्लोज नहीं किया? आपका क्या वो अभी तो चल रहा था ना केस, शायद इस वजह से उनके ध्यान में आया कि शायद इनके केस पे कोई असर ना पड़े, इस वजह से शायद उन्होंने किया हो। देखें होता ही है ना कि जिस तरह जब एप्लीकेशन होती है एक मरतबा रिफ्यूज़ हो गई, दोबारा एप्लीकेशन हुई तो वो दोबारा नए सिरे से दोबारा कंसिडर की जाती है। तो जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर कोई डिफरेंट तरीके से एप्लीकेशन देखता है। उनके जो भी रेगुलर चेक्स होते हैं वो करते हैं। अगर इस बार उनको मालूम हुआ कि जी आपके फादर ने जो एप्लीकेशन की थी उसमें आपका जिक्र नहीं किया था तो ऑफ कोर्स ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने डिसेप्शन से काम लिया है। तो मेरे ख़्याल में तो पहले उनको ज़रूर मेंशन करना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं मेंशन किया और कोई वजह थी कि जिसकी वजह से नहीं मेंशन किया, कोई एक्सप्लेनेशन है कि जिसकी वजह से वो नहीं मेंशन किया या उनको बताना रह गया, तो जो भी है तो उनको चाहिए कि वो फिर उसको उनको एक्सप्लेन करें। अभी डिसीजन तो आ गया है लेकिन अगर उनको ऑब्वियसली राइट ऑफ अपील तो नहीं मिला होगा।
अगर वो उसको आगे परसू करना चाहते हैं, मेरा मशवरा बेहतर है कि किसी वकील के पास जाके इसको डिस्कस करें, लेकिन उसको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आइंदा भी जब भी वो एप्लीकेशन करेंगे इसी वजह से रिफ्यूज़ हो जाएगी कि उन्होंने डिसेप्शन से काम लिया। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं उस्मान बोल रहा हूँ ईस्ट लंदन से। जी उस्मान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल एंड हेल्पिंग नो अस। प्रॉब्लम, यू वेलकम। जी जी, जस्ट कपल ऑफ क्वेश्चन। एक तो ये है कि वो जो स्पाउस जो आता है ना इस कंट्री में, जैसे वाइफ या हस्बैंड आते हैं ऑन सेटलमेंट वीजा, जी जी। क्या इनको अलाउड है? इनको क्या, सॉरी इनको क्या, सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ। इनको क्या काम करना अलाउड है? हाँ जी, हाँ, जो स्पाउस जो आते हैं ना वो सेटलमेंट वीजा जी पे जी 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 एज जी अ वाइफ, जी 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 तो इनको काम करना अलाउड है? एक। और जी दूसरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मेरे लड़के पास जॉब नहीं है, तो वो सेविंग के बेसिस पर अपने वाइफ को बुला रहा है, और इसके पास अकोमोडेशन नहीं है। आई एम प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एज अ फादर। तो जी इस केस में क्या मुझे उनको लेटर देना इनफ है कि मैंने उसको पैसे गिफ्ट किए हैं एंड आई एम गिविंग हिम अकोमोडेशन इन माय हाउस, या मुझे प्रॉपर डिक्लेरेशन बनाना पड़ेगा कि मैंने इसको गिफ्ट किया है और अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ? सिर्फ लेटर देना इनफ है? बस ये जो दो कुछ छोटे से क्वेश्चन थे, कैन प्लीज हेल्प मी विद दिस? थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू। देखें उस्मान साहब, जो आपका पहला सवाल है स्पाउस के यहाँ पे काम करने से रिलेटेड, तो यस, जब वो यहाँ पे आते हैं, कोई स्पाउस ऑफ अ सेटल्ड पर्सन जो होता है वो यहाँ पे आता है, उनको काम करने की इजाज़त होती है। ठीक है। जो दूसरा सवाल है आपके फ़ंड्स जो आप दे रहे हैं अपने बेटे को और एकोमोडेशन, तो वो आपके लेटर से भी काम चल सकता है, लेकिन आम तौर पे बेहतर है कि कोई प्रॉपर्ली डिक्लेरेशन हो, वकील से अटेस्टेड हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आम तौर पे आपके लेटर से भी काम चल सकता है, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि बेहतर है किसी वकील के पास जाके एक प्रॉपर डिक्लेरेशन बना दीजिए इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैंने अपने वाइफ के बारे में पूछना है, उसके बाद इंडेफिनेट है, और 2 साल ऊपर हो गए। अब ना नेशनैलिटी अप्लाई करनी है। जी जी। तो उसका बी लेवल का जो कोर्स है वो 2 साल से ऊपर हो गया है, और लाइफ एंड यूके भी 2 साल से ऊपर हो गया। ये दोनों दोबारा करने पड़ेंगे और कौन से पेपर लगाने हैं? देखें, बता देंगे प्लीज। जी जी बिल्कुल। जहाँ तक B1 का ताल्लुक है, अगर वो ई-सोल का है वो नहीं चलेगा, वो ट्रिनिटी कॉलेज या आइल्स का होना चाहिए तभी चलेगा। ठीक है। अगर वो ई-सोल का है तो वो नहीं चलेगा। जो लाइफ इन द यूके है वो बहरहाल चल जाएगा, अगर 2 साल भी हो गए तो वो चल जाएगा। और जहाँ तक मेरे ख्याल में कॉलर जो हैं वो जा चुके हैं, जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का ताल्लुक है, तो आपकी, अगर आप ब्रिटिश हैं, वाइफ आपकी बेसिस पे अप्लाई कर रही हैं, तो लास्ट 3 ईयर्स का उनको बस ये प्रूफ देना है कि वो यहाँ पे रह रही हैं, पासपोर्ट और आपके साथ आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और वही लाइफ इन द यूके और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अच्छा नाज़िर, मुझे बताया जा रहा ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एक ब्रेक पे जाते हैं। कि इधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ।